यदि राणा सांगा के स्थान पर मेवाड़ का शासक कुंवर पृथ्वीराज सिंह होता तो मुगल कभी भारत में प्रवेश ही नहीं कर पाते। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टोड के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल इनक्रेडिबल इंडियन हिस्ट्री में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के इतिहास के द फ्लाइंग प्रिंस पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया के बारे में। ये राणा कुंभा के पोते और राणा सांगा के बड़े भाई थे। दरअसल राणा कुंभा एक दिन पूजा कर रहे थे, तभी उनके ज्येष्ठ पुत्र उदा ने पीछे से खंजर घोंपकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन मेवाड़ के सभी सामंत और प्रजा ने एक पितृहंता पुत्र को राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया। सभी सामंतों ने मिलकर उदा के छोटे भाई रायमल को पत्र लिखकर यथास्थिति से अवगत कराया। रायमल इस समय अपनी ससुराल ईडर में थे। पत्र मिलते ही रायमल अपनी ससुराल ईडर से कुछ सैनिक साथ लेकर मेवाड़ के लिए निकल गए। मार्ग में सभी सामंत अपनी अपनी सेना लेकर उनके साथ मिलते चले गए। रायमल के साथ सभी सामंतों को मिलता देख उदा मेवाड़ से भागकर मालवा चला जाता है। उदा ने मालवा के तत्कालीन सुल्तान गयासुद्दीन को अपनी बेटी से विवाह का प्रलोभन देकर उसे मेवाड़ पर हमला करने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जब वो यहाँ से सारी योजना बनाकर वापस जा रहा था तो उस पर आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो जाती है। उदा की मृत्यु के बाद उसके बेटे सूरजमल और सहसमल निरंतर गयासुद्दीन को मेवाड़ पर हमला करने के लिए उकसाते रहते हैं। अंततः गयासुद्दीन मेवाड़ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। गयासुद्दीन ने अपने एक दूत के द्वारा मेवाड़ को संदेश भेजा, या तो उदा के बेटों को मेवाड़ का शासक बना दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राणा रायमल उस दूत से बड़ी ही विनम्रतापूर्वक बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ये विनम्रता उनके सबसे बड़े पुत्र कुंवर पृथ्वीराज को अच्छी नहीं लगती। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि राणा रायमल के कुल 14 पुत्र थे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 3 पुत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़े पुत्र थे कुंवर पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया, उनसे छोटे पुत्र थे जयमल और उनसे छोटे पुत्र संग्राम सिंह, जिन्हें भविष्य में राणा सांगा के नाम से जाना गया। तो कुंवर पृथ्वीराज को राणा रायमल का शत्रु के दूत से इस तरह विनम्रतापूर्वक बात करना अच्छा नहीं लगता है। इस पर पृथ्वीराज कहता है कि जिस राज्य का राजा शत्रु के हमले का आगे बढ़कर जवाब देने के बजाय युद्ध से बचने का मार्ग खोजता है, उस राज्य का पतन निश्चित है। क्या आप भूल गए कि हमारे दादा राणा कुंभा ने गयासुद्दीन के पिता को 6 महीने तक बंदी बना करके रखा था। इस पर राणा रायमल ने कहा कि मैं तो युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ, यदि तुम युद्ध पर जाना चाहते हो तो मैं रोकूंगा नहीं। बस फिर क्या था, पृथ्वीराज सिंह ने अपने भाई जयमल और संग्राम सिंह और कुछ ऐसे सामंतों को साथ लिया जो स्वेच्छा से युद्ध लड़ना चाहते थे, मालवा की तरफ रवाना हो गए। गयासुद्दीन के दूत ने ये बात जाकर मालवा के सुल्तान को बताई कि पृथ्वीराज हम पर हमला करने के लिए वहाँ से निकल चुका है, उसको कम से कम हम तक पहुंचने में 2 दिन का वक्त लगेगा। शाम का समय था। गयासुद्दीन ने सोचा कि अभी 2 दिन हैं युद्ध की तैयारी करने के लिए। वह यह सोचकर अपने शिविर में सोने चला गया। लेकिन यह क्या, भोर होने से पहले पृथ्वीराज की सेना ने मालवा की सेना पर धावा बोल दिया था। पृथ्वीराज 2 दिन में तय होने वाली दूरी 1 रात में ही तय कर चुका था। पृथ्वीराज जितना बड़ा वीर योद्धा था उतनी ही तीव्र गति के लिए प्रसिद्ध था। आज पता चलता है कि पृथ्वीराज मेवाड़ के पूर्वी भाग में युद्ध लड़ रहा है, तो कल पता चलता कि पृथ्वीराज मेवाड़ के पश्चिमी भाग में युद्ध लड़ रहा है। उसकी इसी तीव्र गति की वजह से मेवाड़ की जनता उसे उड़ना राजकुमार या उड़ाना राजकुमार कहकर पुकारती थी। पृथ्वीराज ने यहाँ मालवा की सेना को बुरी तरह से पराजित किया, और कुछ इतिहासकारों की माने तो इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गयासुद्दीन को बंदी बना लिया था, जिसे 1 महीने बाद दंड वसूल कर छोड़ा था। इस हार का बदला लेने के लिए गयासुद्दीन ने अपने सेनापति जफर खान को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा,
जफर खान मेवाड़ के पूर्वी हिस्से मांडलगढ़ में आकर लूटपाट मचाने लगा। संदेश मिलते ही पृथ्वीराज ने चित्तौड़ से मांडलगढ़ की तरफ कूच किया। यहाँ एक बार फिर गयासुद्दीन की सेना को बहुत बुरी तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा। यहाँ जफर खान ने बहुत सारा धन दंड के रूप में देकर अपनी जान बचाई। मेवाड़ राजघराना अक्सर षड्यंत्रों का शिकार होता रहा है। यहाँ एक बार फिर से मेवाड़ राजघराना षड्यंत्रों के जाल में फंस जाता है। इस षड्यंत्र का मुख्य कारण था राणा रायमल का मेवाड़ के उत्तराधिकारी के चुनाव को लेकर उदासीन रहना। इधर पृथ्वीराज तो मानता ही था कि वो तो पैदा ही मेवाड़ पर शासन करने के लिए हुआ है। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उसका अधिकार भी था और उसके पराक्रम को देखते हुए प्रजा भी उसे युवराज के रूप में ही देखती थी। लेकिन राणा रायमल ने आधिकारिक तौर पर किसी भी राजकुमार को युवराज घोषित नहीं किया था। इसका लाभ उठाकर परिवार के ही लोगों ने षड्यंत्र करके तीनों राजकुमारों के मध्य उत्तराधिकार को लेकर द्वंद्व उत्पन्न कर दिया। इसके चलते तीनों राजकुमार काका सारंगदेव के साथ चारण जाति के पुजारन से भविष्य जानने के लिए जाते हैं कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा। ऐसा माना जाता था कि उस पुजारन पर देवी माँ की विशेष कृपा है, वो भविष्य देख सकती है, या कह सकते हैं कि वो जो कहती है वो सच होता है। तो पुजारन कहती है कि मेवाड़ का राजा संग्राम सिंह ही बनेगा। इस पर पृथ्वीराज को वहाँ क्रोध आ जाता है और वो तलवार से संग्राम सिंह पर वार कर देता है, जिससे संग्राम सिंह की एक आंख फूट जाती है। काका सारंगदेव संग्राम सिंह को यहाँ से भगा देते हैं, स्वयं पृथ्वीराज से युद्ध करने लग जाते हैं और जयमल संग्राम सिंह का पीछा करता है। अब यहाँ पुजारन ने किस आधार पर संग्राम सिंह को राजा घोषित किया, संग्राम सिंह कैसे बचा, कैसे राजा बना, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर मेवाड़ का महाभारत सीरीज का भाग 4 देख सकते हैं। उसका लिंक मैं यहाँ कहीं आई बटन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहानी पर वापस लौटते हैं। यहाँ से काका सारंगदेव और पृथ्वीराज घायल होकर चित्तौड़ लौट आते हैं। जब इस बात का पता राणा रायमल को चलता है तो राणा रायमल पृथ्वीराज पर अत्यधिक क्रोधित होते हैं और पृथ्वीराज से कहते हैं कि दुष्ट तूने मेरे होते हुए राज्य के लोभ में जो उत्पात मचाया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। पृथ्वीराज भी लज्जित होकर चित्तौड़ छोड़ देते हैं और कुंभलगढ़ में जाकर रहने लगते हैं। पृथ्वीराज को राणा रायमल ने ही नहीं, इतिहास ने भी इस गलती की ऐसी सजा दी है कि उसको एक विलेन की तरह ही दर्शाया जाता रहा है। पृथ्वीराज कुंभलगढ़ में रहकर भी एक युवराज की भांति राज्य के हित में काम करते रहते हैं। यहाँ पृथ्वीराज मीणा जाति के विरोध का दमन करने में जुट जाते हैं। पृथ्वीराज और संग्राम सिंह के जाने के बाद इधर चित्तौड़ में बचा सिर्फ जयमल। जयमल बहुत ही विलासितापूर्ण जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था। उसी समय एक और घटना घटित होती है कि टोडा का राज्य लल्ला खां पठान छीन लेता है और वहां से सोलंकियों को भगा देता है। तो राव सुरतान जो टोडा के राजा थे, राणा रायमल से सहायता मांगने आते हैं। राणा रायमल ने टोडा पर चढ़ाई करने के बजाय राव सुरतान को बदनौर की जागीर देकर उसे अपना जागीरदार बना लिया। राव सुरतान की एक पुत्री थी ताराबाई। वो बेहद सुंदर, अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। जब इस बात का पता जयमल को चला तो जयमल ने राव सुरतान के सामने ताराबाई से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यहाँ राव सुरतान भी एक चाल चलता है। वो जयमल से कहता है, मुश्किल समय में आपके पिता ने हमें शरण दी है, हम आपके कर्जदार हैं। आपसे ताराबाई का विवाह हो जाए, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मैंने शपथ ली थी कि जो टोडा का राज्य जीतकर मुझे वापस देगा, ताराबाई का विवाह मैं उसी से करूँगा। जयमल टोडा को जीतने का वादा करके ताराबाई से सगाई कर लेता है और तय होता है कि टोडा को जीतने के बाद विवाह कर दिया जाएगा। एक दिन मदिरा के नशे में जयमल से उसके मित्र ताराबाई की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो जयमल कहता है कि मैंने अभी तक ताराबाई को नहीं देखा है। इस पर जयमल के मित्र कहते हैं, अब तो उससे तेरा विवाह होने वाला है, अब किस चीज़ का पर्दा है। और कुछ इसी तरह मित्र उसका उपहास उड़ाने लगते हैं। मित्रों के बहकावे में आकर जयमल राव सुरतान के पास जाकर ताराबाई से मिलने की जिद करता है। राव सुरतान उसे रोकने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि कुंवर ये उचित नहीं है,
आप अपनी मर्यादा में रहें, विवाह के बाद ताराबाई आपके ही पास रहने वाली है। जयमल बदसलूकी पर उतर आता है। राव सुरताड़ का साला रतन सिंह सांखला जयमल का अपनी तलवार से वध कर देता है। राव सुरताड़ सारा हाल पत्र में लिखकर राणा रायमल से कहते हैं। राणा रायमल भी सोचते हैं कि अपराध तो उसने किया था, अच्छा है मर गया, आगे चलकर कुल को ला जाता, और राव सुरताड़ को माफ़ कर देते हैं। जब यह बात पृथ्वीराज को पता चली तो पृथ्वीराज कहता है, मेरे भाई ने टोड़ा को जीतने का वादा किया था, इसलिए अब टोड़ा को मैं जीत कर दिखाऊंगा। और इस प्रकार पृथ्वीराज टोड़ा को जीतने का प्रण कर लेते हैं। पृथ्वीराज ने टोड़ा पर चढ़ाई कर दी और लल्ला खां पठान का सिर काटकर किले के दरवाजे पर लटका दिया। इधर अजमेर से मल्लू खान लल्ला खां पठान का साथ देने आ रहा होता है। जब इस बात का पता पृथ्वीराज को चलता है तो पृथ्वीराज यहाँ से अपनी सेना को अजमेर की तरफ मोड़ देता है। पृथ्वीराज ने सुबह टोड़ा को जीता और शाम होने तक मल्लू खां को हराकर अजमेर पर भी कब्जा कर लिया। अजमेर पर कब्जा करने के बाद पृथ्वीराज ने यहाँ के किले अजय मेरू का नाम बदलकर ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रख दिया। राव सुरताड़ को टोड़ा मिल गया और ताराबाई का विवाह पृथ्वीराज के साथ हो गया। इधर चित्तौड़ में पृथ्वीराज की गैर मौजूदगी में राणा रायमल ने काका सारंगदेव को, जिसने पृथ्वीराज को भगाया था, उसको कई लाख की भैंसौरगढ़ की जागीर दे दी। पृथ्वीराज ने राणा रायमल के इस फैसले पर पत्र लिखकर विरोध जताया, क्योंकि पृथ्वीराज तीनों भाइयों के मध्य हुए इस द्वंद्व का षड्यंत्रकर्ता सारंगदेव को ही मानता था। राणा रायमल ने कहा कि मैं तो उसे जागीर दे चुका हूं, अब तुम दोनों आपस में देख लो क्या करना है। पृथ्वीराज ने यहाँ 2000 की सेना के साथ भैंसौरगढ़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन पृथ्वीराज के पहुंचने से पहले ही सारंगदेव भैंसौरगढ़ छोड़कर भाग गया। सारंगदेव यहाँ उदा के बेटे सूरजमल के साथ जाकर मिल गया। इधर मालवा में गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा नासिर शाह सुल्तान बन चुका था। सारंगदेव और सूरजमल ने नासिर शाह से सैन्य मदद लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। राणा रायमल भी अपनी सेना लेकर इनका सामना करने के लिए निकल गए। गंभीरी नदी के तट पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। क्योंकि राणा रायमल की सैन्य संख्या बहुत कम थी तो मेवाड़ की हार निश्चित थी, लेकिन तभी पृथ्वीराज कुंभलगढ़ से एक विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में आ पहुंचा और युद्ध की दशा बदल दी। यहाँ से हारने के बाद सूरजमल सादड़ी में जाकर रहने लगता है और सारंगदेव बाथरडे नाम के स्थान पर रहने लगता है। लेकिन पृथ्वीराज इन दोनों पर निरंतर नज़र जमाए हुए था। एक दिन सूरजमल सारंगदेव से मिलने बाथरडे में पहुंचता है। वहाँ फलसा बंद करके सभी लोग अलाव के पास बैठे थे। तभी पृथ्वीराज फलसा तोड़कर अंदर घुस आता है और वहाँ पर एकदम युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन पृथ्वीराज को देखकर सूरजमल ने कहा कि कुंवर, मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर तुम नहीं रहे तो मेवाड़ में कोई सक्षम उत्तराधिकारी नहीं बचेगा, लेकिन तुम शस्त्र चलाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतना सुनकर वहाँ पृथ्वीराज ने युद्ध रोक दिया। दूसरे दिन सुबह सूरजमल तो सादड़ी वापस लौट जाता है, लेकिन पृथ्वीराज यहाँ सारंगदेव को मार देता है। सारंगदेव को मारने के बाद पृथ्वीराज सीधा सूरजमल के पास पहुँचता है। वहाँ पहुंचकर सूरजमल की पत्नी से कहता है कि काकी बड़ी भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। सूरजमल की पत्नी ने पृथ्वीराज के लिए खाना परोसा। पृथ्वीराज के साथ सूरजमल भी वहाँ खाना खाने बैठ जाता है। यह देखकर सूरजमल की पत्नी उसके सामने से भोजन का पात्र उठा लेती है। पृथ्वीराज ने सूरजमल की तरफ देखा तो सूरजमल ने कहा कि कुंवर, तू मेरा अपना खून है, मैं तो तुझे मरते हुए नहीं देख सकता, लेकिन तेरी काकी को शायद तुझसे कोई खास स्नेह नहीं है, उसे तेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद इसीलिए उसने भोजन में विष मिला दिया हो। सूरजमल की इस अपनत्व की भावना को देखकर पृथ्वीराज के दिल में जो बैर था वो मिट गया। पृथ्वीराज ने कहा कि काका, अब यह सारा मेवाड़ राज्य आपका है, आप यहाँ शासन करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सूरजमल कहता है कि खैरात में तो मेवाड़ का पानी पीना भी मेरे लिए पाप है, यदि जीतता तो शासन करता। पृथ्वीराज ने सूरजमल को रोकने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना
और कांधल वर्तमान का प्रतापगढ़ में जाकर अपना नया राज्य बसा लेता है। लेकिन पृथ्वीराज की किस्मत में धोखे से विष खाकर ही मरना लिखा था। पृथ्वीराज की एक बहन हुआ करती थी आनंदाबाई। उसका विवाह सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में हुआ था। जगमाल देवड़ा उसे अन्य रानियों के बहकावे में आकर तंग किया करता था, उसे कष्ट दिया करता था। उसकी सूचना मिलने पर पृथ्वीराज सिरोही पहुंचा। पृथ्वीराज को देखकर जगमाल देवड़ा ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और अपने कृत्य के लिए उससे माफ़ी मांगी। साथ ही भविष्य में कभी आनंदाबाई को किसी भी प्रकार का कष्ट न देने का वादा किया। जब पृथ्वीराज वापस लौट रहा था तो जगमाल ने उससे भोजन करने की जिद की, लेकिन पृथ्वीराज ने भोजन नहीं किया। तो जगमाल देवड़ा ने कुछ लड्डू बांध दिए उसके लिए और कहा कि आनंदाबाई ने बनाए हैं, मार्ग में भूख लगने पर खा लेना। पृथ्वीराज वहां से लड्डू लेकर निकलता है और कुंभलगढ़ के नज़दीक पहुंचकर पृथ्वीराज को भूख लगने लगती है। वहां पृथ्वीराज उन लड्डुओं का सेवन करता है। जगमाल देवड़ा ने उन लड्डुओं में विष मिला रखा था। विषैले लड्डुओं के सेवन से पृथ्वीराज की वहीं मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज के साथ उसकी 16 रानियां सती हुई थीं। कुंभलगढ़ में आज भी उसकी छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज ने अपने जीवन काल में 40 से अधिक युद्ध लड़े और वह एक भी युद्ध नहीं हारा। यह थी हमारे भारतीय इतिहास के द फ्लाइंग प्रिंस की जीवन गाथा। क्या कहते हैं आपके विचार? पृथ्वीराज कौन था, हीरो या विलेन? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।